नमस्कार साथियों, मैं मानव आप सभी लोगों का रेनबो गुरु यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको गणित की क्लास 8 पढ़ाऊंगा। जी बिल्कुल, इससे पहले मैं आपको गणित की 7 क्लास पढ़ा चुका हूं और उन 7 क्लासों को अभी तक जिस बच्चे ने ना देखा हो वो कृपया उन सभी क्लासों को पूरा देख लीजिए। सभी गणित की क्लासों में बड़े महत्वपूर्ण सवाल मैंने पहले पढ़ाए हुए हैं और आज मैं आपको गणित की 8वीं क्लास पढ़ाने जा रहा हूं। तो सभी बच्चे पेन कॉपी लेकर बैठ जाइएगा। ये सभी गणित की मेरी जो 8 सीरीज आज कंप्लीट हो जाएगी, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। तो सभी बच्चों से अनुरोध है, जल्दी पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और स्क्रीन पर जल्दी से सवाल नंबर पहला लगा दीजिए। आज की क्लास का सवाल नंबर पहला मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो सभी बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए मेरी वॉइस आप तक कैसी आ रही है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। सभी को नमस्कार। चलिए स्क्रीन पर सवाल नंबर पहला जल्दी से लगा दीजिए। जो सवाल नंबर पहला आज की क्लास का है, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। क्या कहता है? निम्नलिखित डाटा समुच्चय के परास और बहुलक, परास और किसका, बहुलक का अंतर बताना है। ठीक है, और डाटा दिया गया 8, 10, 17, 21, 28 और 58। ये आपको डाटा दिया गया, सवाल स्क्रीन पर लगा हुआ है। जल्दी से करिए, मेरे से पहले करिए, कमेंट करिए उसको जल्दी फटाफट, क्या आंसर आपका आया। तो दिए गए डाटा का परास यानी कि रेंज जो होता है, आपने सुना होगा ना बाबू, रेंज सुना होगा आपने। परास को ही परिसर भी कहा जाता है, परास को परिसर भी कहते हैं। तो परिसर और बहुलक बताना है। देखो परास क्या होता है, जो सबसे बड़ा वैल्यू आपको दी गई है, और बाबू जो सबसे छोटी वैल्यू दी गई है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू का जो डिफरेंस होता है ना, 58 - 8, वही आपका क्या होता है, उसी को मेरे बच्चे परास कहा जाता है, उसी को परिसर कहते हैं। आइए दूसरी चीज बहुलक क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, यानी जो अंक, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती हो, उसे क्या कहते हैं बाबू, उसको कहा जाता है बहुलक। अब इसमें कौन सा अंक है जो सबसे ज्यादा बार आया? तो 17 सबसे ज्यादा बार आया, तो इसका जो बहुलक हम कहेंगे, जो इसका बहुलक हम कहेंगे वो क्या होगा बेटा, वो होगा आपका 17। इसने कहा था परास और बहुलक के बीच क्या अंतर हो जाएगा, परास और बहुलक के बीच का अंतर बताना था, है ना, ऐसे ही बोला है। तो बाबू इन दोनों को आपको बस लेस करना होगा और आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 33 आपका इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो चलिए, परास समझ में आ गया बाबू, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर होता है उसी को परास कहा जाता है। ठीक है, और बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आए, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो, जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसी को बहुलक कहते हैं। दोनों का अंतर पूछा था तो आंसर आपका 33 आएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं बच्चा, सवाल नंबर 2 की ओर। जल्दी से स्क्रीन पर सवाल नंबर 2 लगा दीजिए। और आज ही हमारी गणित की 8वीं क्लास है। इससे पहले 7 क्लासें पूरी देख करके परीक्षा में जाना। जिस भी परीक्षा में बैठोगे कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा, ये भी हमारा प्रोमिस है आप लोगों से। चलिए सवाल नंबर 2 की ओर। आज की सीरीज का सवाल नंबर 2 क्या कहता है, एक बैंक अधिकारियों का औसत वेतन 30,000 रुपये है। अगर मैं बैंक के अधिकारियों की बात करूं, अगर मैं बैंक के जितने भी अधिकारी हैं सभी की बात करूं, तो उनका औसत वेतन 30,000 रुपये है। और अगर मैं बाबू क्लर्क की बात करूं, जो वहाँ पर क्लर्क वगैरह होते हैं, और अगर मैं क्लर्कों की बात करूं तो उनका औसत वेतन कितना है, 20,000 रुपये है। अच्छा, अगर इन दोनों के औसत वेतन की बात करूं तो सभी का औसत वेतन मिलाकर के कितने हजार हो जाता है बाबू, 26,000 रुपये हो जाता है। बैंक में क्लर्क कितने होंगे, बैंक में क्लर्क कितने होंगे, यदि वहां पर अधिकारी और क्लर्क दोनों 125 हो, यानी टोटल 125 यदि वहां पर कर्मचारी काम करते हैं, तो बताइए अधिकारी इनमें से कितने होंगे और क्लर्क इनमें से कितने होंगे। ध्यान से सुनना, बड़ी काम की चीज है, समझाऊंगा, प्यार से देखो। ये कहता है एक ऑफिस है, वहां पर अधिकारी है, उनका औसत वेतन 30,000 रुपये है।
वहां पर दूसरे प्रकार के श्रेणी के कर्मचारी क्लर्क हैं जिनका औसत वेतन 20,000 रुपये है, और पूरे के पूरे ऑफिस का औसत वेतन एक जगह दे देगा, ठीक है बाबू, 26,000 रुपये है। और कहेगा बताओ अधिकारी और क्लर्क कितने कितने होंगे या कितने कितने हैं, यदि टोटल संख्या 125 है। तो बड़ा आसान सा सवाल है, 10 सेकंड का इसका सॉल्यूशन है। क्या करेंगे, मिक्सर एलिगेशन लगाएंगे, आपस में इनको बाबू घटा देंगे, ठीक है। कितना कितना बचेगा जल्दी से बता दीजिए। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा, और बाबू इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा, 4,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। इसे 3 0 से 3 0, 2 3 6 और 2 दूनी 4, ये कैंसिल हो जाएंगे आपके। तो इस रेशो में ये संख्या बट जाती है। और याद रखना, ये औसत वेतन हो सकता है, औसत आयु हो सकती है, ठीक है, औसत वेतन हो सकता है, औसत भार हो सकता है, वजन, औसत भार हो सकता है ना, औसत आयु हो सकती है। ये औसत में कुछ भी हो सकता है। ये तरीका लगता कब है, ये तरीका तब लगता है जब लड़कों का औसत एक जगह दे दे, लड़कियों का औसत एक जगह दे दे, सभी का औसत एक जगह दे दे, सभी का औसत एक जगह दे दे। कहेगा लड़के इतने तो लड़की कितनी, या कह देगा बाबू सब इतने तो लड़के लड़की बताओ कितनी कितनी। यानी जब दो चीजों का औसत अलग अलग दे करके फिर दोनों का एक साथ दे दे, तब ये तरीका लगा देना। अब वो तो कहता है टोटल बच्चे 125, मेरे हिसाब से टोटल बच्चे 3 और 2 5, उसका मान मेरे मान का कितने गुना है बाबू, 25 गुना। यानी 25 या 75 अधिकारी है, और 25 दूनी 50 वहां पर मेरे बच्चे क्लर्क हैं। तो 75 और 50 इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो इसका बाबू सी ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक बच्चा तैयार कर लेगा। आइए इसी के साथ जल्दी से स्क्रीन पर सवाल नंबर 3 लगा दीजिए। तीसरा सवाल अत्यंत महत्वपूर्ण है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज को मिलाकर के सवाल बनाया हुआ। चलिए प्यारे बच्चों, अब जल्दी से स्क्रीन पर सवाल नंबर 3 लगा दीजिए। और सवाल नंबर 3 आज का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से देखिएगा। ये कहता है एक निश्चित राशि पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 1280 रुपये है। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 1280 रुपये बनता है। बहुत अच्छे। फिर ये कहता है यदि दोनों मामलों में ब्याज की जो दर है, जो ब्याज का रेट है वो 25% है, तो बताइए प्रिंसिपल कितना होगा। यानी कि पी की वैल्यू पूछ रहा है, प्रिंसिपल बताइए कितना होगा। तो ध्यान से सुनना, जब भी ये आपको 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दे और आपसे क्या पूछ ले बाबू, प्रिंसिपल पूछ ले, आपसे क्या पूछ ले, प्रिंसिपल पूछ ले, यानी मूलधन पूछ ले। कहेगा ब्याज की दर इतनी है तो मूलधन बताइए। यानी ये 2 वर्षों के लिए है, ठीक है। जब 2 वर्षों के CISI का अंतर दे करके प्रिंसिपल पूछेगा तो याद रखना, सदैव लगा देना P बराबर D गुणा 100/R का होल स्क्वायर लगा देना मेरे बच्चे, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। ये 2 वर्षों का जुगाड़ है। जब अंतर दे करके मूलधन पूछेगा, अंतर दे करके मूलधन पूछेगा, तो P बराबर डिफरेंस क्या था 1280, ये गिवन है ना 1280, तो 1280 गुणा 100 रेट कितना है 25% है, होल स्क्वायर हो रहा है, 2 बार गुना होगी 100/25, बस 25 चौके 100, 25 चौके 100, बस अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपको। 1280 की गुना जब 4 चौक 16 में लगाओगे तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए आपको। चलो कर लेते हैं, कोई नहीं। 4 0 0 8 चौक 32, 3 4 दूनी 12, 3 15, 4 एकम 4 और 1 5, 5520 की गुना फिर से 4 में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 8 5 चौक 20, कैरी 2, 5 चौक 20 और 2 22, 220 80 नहीं 4 0 0 8 4 8 32 हासिल लगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11 होंगे बाबू, और 4 एकम 5120 आएगा। अब कैलकुलेट करिए, 4 0 0 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 5 चौके 20, 20,480 रुपये इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना, जब 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे करके मूलधन पूछेगा तो ये ट्रिक आप लगा देना, P बराबर D गुणा 100/R का होल स्क्वायर। और जब ये इसका उल्टा सवाल दे दे,
अंतर पूछे और मूलधन दे रखा हो, याद रखना, जब मूलधन दे रखा हो अंतर पूछ ले, यानी ये दो सवाल है, कभी तो अंतर दे के मूलधन पूछेगा और कभी मूलधन दे करके अंतर पूछेगा। तो जब अंतर पूछे तो बेटा D बराबर P गुणा R/100 का होल स्क्वायर लगा देना, दोनों याद रखना। और ये जुगाड़ कितने साल का है, ये टेक्निक मेरे बाबू 2 साल में काम आएगी, जब अंतर देकर मूलधन पूछे और मूलधन दे करके अंतर पूछे। तो दोनों टेक्निक तैयार कर लेना। आइए इसी के साथ आते हैं आज की क्लास का सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4, जल्दी से सवाल नंबर 4 स्क्रीन पर लगा दीजिए और मैं आपको बताता हूं आज की क्लास का सवाल नंबर 4 क्या कहता है। देखिए, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 रहता है, इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 रहता है। अब इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 रहता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ा खूबसूरत सा प्यारा सा सवाल है, जल्दी से देखिए। ये कहता है सबसे पहले कोई संख्या थी, हमें नहीं पता वो संख्या क्या थी, उसको अगर 4 से भाग दें तो शेषफल 2 आता है। बहुत अच्छे। और यहाँ जो भागफल आया, यहाँ जो आपका भागफल आया, उस भागफल को 5 से भाग दें तो शेषफल 3 रहता है। फिर से जो भागफल प्राप्त हुआ, इसको 6 से भाग दें तो शेषफल 5 आता है, तो शेषफल 5 आता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो, यदि अंतिम भागफल 7 हो, ये जो भागफल की बात हो रही है ये सभी के सभी बीच में लिखे जाते हैं इस प्रकार के सवाल में। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो वो डिजिट ज्ञात करो, वो संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल पता कौन सा है, ये सवाल बाबू लगातार भाग देने वाला क्वेश्चन है। इस सवाल में ऐसे भी कह सकता था कि किसी संख्या को लगातार क्रम से 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2, 3 तथा 5 शेष बचता है। ठीक है, उसी संख्या, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब ये भागफल को भाग देता जाए और कहे 4 से भाग दे तो 2 बचे, जो भागफल आए उसे 5 से भाग दो तो 3 बचे, जो भागफल आए तो उसे 6 से भाग दो तो 5 बचे। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप ऐसे सवाल लिखेंगे, बड़ा आसान सवाल बन जाएगा। अब करना क्या है, ध्यान से देखिए। 6 की मल्टीप्लाई 7 में कीजिए और 5 को ऐड करके लिखिए। 6 की मल्टीप्लाई 7 में करोगे 6 सते 42 और 42 और 5 कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। 6 सते 42 और 5 47 आएगा। अब ऐसे ही बाबू 5 की गुना 47 में करिए, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 ये जोड़ देंगे तो मैं वैसे ही 38 लिख देता हूँ। ठीक है, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23, यानी 235 आता, 3 जोड़ के 238 आ गया। अब क्या करोगे, अब 8 चौके 32 और 2 34 का 4 हासिल लगे 3, भाई 8 चौके 32 का 2 और ये 2 मैंने जोड़ के 4 लिख दिया, तो 8 चौके 32 का 2 हासिल लगे 3, 4 तिया 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9। तो इसमें आपको 4 आंसर दिए गए, इसमें आपको 4 आंसर दिए गए। कोई दोबारा मल्टीप्लाई कर लो इसकी, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 4 तिया 12 3 15 आएगा, 4 दूनी 8 और 1 9 और ये 2 इसमें जोड़ेंगे तो 952 और 2 जोड़ोगे ये 954। सी ऑप्शन आपका दिया गया, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना, क्लियर हो गई ना बात। देखो एक सवाल मैं आपको बता देता हूँ ऐसे ही, किसी संख्या को लगातार 3 तथा 5 से भाग देने पर क्रम से 2 तथा 1 शेष बचता है, संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा भी सवाल कई बार देखा गया परीक्षाओं में। किसी संख्या को लगातार 3 तथा 5 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्रम से, लगातार भाग देने का मतलब होता है भागफल को भाग देते जाना। ठीक है, तो इसका तरीका ये होता है। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो केवल कि भाई 3 और 5 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 और 1 बचता हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो सदैव नीचे 1 रखिए, सदैव नीचे अगर दे रखा हो तो वही लिखो, वरना हमेशा 1 लिखो। अब 5 एकम 5 और 1 6, 3 छिक 18 और 2 20, वो संख्या मेरे बाबू 20 है। अब जरा चेक करो, देखो 3 से जब 20 को काटोगे तो कितना पहाड़ा चलेगा, 6 का पहाड़ा चलेगा। 3 छंग 18, इसी 6 को ही तो भागफल कहा जाता है भाई। 20 को जब 3 से भाग दोगे तो 6 बार पहाड़ा चलेगा, 3 छंग 18 है ना, ये 6 भागफल है ना, तो भागफल लिखो। अब भागफल को 5 से भाग दो, 5 एकम 5 तो 1 बचेगा। तो ये चीज़ समझ लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए
इसी के साथ आगे आते हैं आज की क्लास का सवाल नंबर 5। जल्दी से स्क्रीन पर लगा दीजिएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल नंबर 5, एक व्यक्ति ने एक बैंक से एक समान साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपये तो 4 वर्ष के लिए ब्याज पर ले लिए और 600 रुपये 3 वर्ष के लिए ब्याज पर ले लिए। कहता है अगर 190 रुपये का टोटल ब्याज बना हो, कहता है कि 190 रुपये का अगर टोटल ब्याज बना हो तो बताइए ब्याज की दर कितनी है, ब्याज का रेट परसेंट कितना होगा, ब्याज की दर कितनी होगी। ठीक है बच्चे, 500 रुपये 4 साल के लिए साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है बाबू, ना कि चक्रवृद्धि ब्याज का। अब होता क्या है, यदि हम किसी से 100 रुपये उधार ले लें और हर साल हमें ब्याज देना होगा 100 रुपये पर, अगर मैं 2 साल के लिए ब्याज पर पैसा ले लेता हूं साधारण ब्याज के अकॉर्डिंग 100 रुपये उधार ले लेता हूं, तो मेरे बच्चे मुझे हर साल उन्हीं 100 रुपयों पर ब्याज देना होगा। यानी 2 साल में 100 रुपये पे पहले साल पे ब्याज दूंगा और अगले साल भी 100 रुपये पर ब्याज दूंगा। समझना बात को, यानी टोटल तो मुझे 200 रुपये पर ब्याज देना पड़ गया ना। तो ठीक इसी प्रकार 500 रुपये अगर 4 साल तक मैं रखूं तो मेरे बाबू 2000 रुपये पे तो यहाँ ब्याज देना होगा, और 600 रुपये 3 साल तक रखूं 1800 रुपये पर मुझे यहाँ ब्याज देना होगा। यानी टोटल जो ये 190 रुपये का ब्याज बना ये कितने पे बना, ये मेरे बच्चे 3800 पे बना। यही तो पूछ रहा है 190 3800 का कितने प्रतिशत है, यही तो तुम्हारी ब्याज की दर होगी। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 38 पंजे 190, तुम्हारे ब्याज की दर आ गई है बाबू 5%। तो याद रखना बड़ी अच्छी टेक्निक है ये, तैयार कर लेना इस सवाल को, काम आएगा परीक्षाओं में। आइए आज की क्लास का सवाल नंबर 6 जल्दी से स्क्रीन पर लगा दीजिए। सवाल नंबर 6 क्या कहता है, सवाल नंबर 6, चलिए आइए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। सवाल नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए जल्दी से। यदि 3 आदमी और 4 लड़के मिलकर 8 दिन में 264 रुपये कमाए। देखो बहुत बच्चों को इस वाले प्रश्न में बड़ी दिक्कतें होती हैं, लेकिन आज पढ़ लो, हकीकत बता रहा हूं, जिंदगी भर तक दिक्कत नहीं होगी, पक्के प्रोमिस है मेरा। देखो इस तरीके से पढ़ाऊंगा, देखिए 3 आदमी और 4 लड़के मिलकर 8 दिन में 264 रुपये कमाते हैं। देखो 3 आदमी तथा 4 लड़के, आदमी को एम लिख लिया मैन, लड़के को बॉय लिख लिया बॉय बी। 3 आदमी तथा 4 लड़के मिलकर 8 दिनों में कितने रुपए कमाते हैं बाबू, 264 रुपये कमाते हैं। जबकि 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर उतने ही दिन में, यानी दिनों की संख्या इक्वल है, उतने ही दिन में कितने रुपये कमाते हैं, 184 रुपये कमाते हैं। तो बताइए 6 आदमी तथा 7 लड़के मिलकर 315 रुपये कितने दिन में कमाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठिए अपनी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए 3 आदमी तथा 4 लड़के मिलकर जितने दिन में वे 8 हो या 16 हो 264 रुपये कमाते हैं, उतने ही दिन में इक्वल है दोनों चीजें बिल्कुल इक्वल है। तो इनको अपोन में करके क्या रख दो मेरे बच्चे, इक्वल रख दो। कह रहा है 3 आदमी तथा 4 लड़के जितने दिन में 264 रुपये कमाते हैं, उतने ही दिन में 184 रुपये कौन कमाता है, 2 आदमी तथा 3 लड़के कमाते हैं। तो इनको इक्वल रख सकते हो आप। यहां से इसको काटिए आप जरा, कितना आएगा, आप इसे काटिए जरा, 8 से डिवाइड करिए, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बड़ा जल्दी फटाफट। 23 की गुना इसमें करो दोनों में, 33 की गुना इसमें करिए दोनों में। यहां से आपको ये पता चलेगा कि कितने लड़के कितने व्यक्तियों के बराबर है। तो आइए 33 दूनी 66 आदमी बराबर 33 तिया प्लस 99 लड़के बराबर है 23 तिया 69 आदमी मैन 69, ठीक है बाबू, और प्लस में 23 चौके 92 लड़के।
क्लियर होगी बाबू बात। दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। अब इन्हें आपस में घटाइए। देखो 99 लड़कों में से 92 लड़के घटेंगे इधर आके तो 7 लड़के बचेंगे बराबर में। 66 आदमियों में से ये 66 आदमी उधर चले जाएंगे। 69 मैन में से 66 घटेगा तो क्या बचेगा? 3 आदमी बचेंगे। यानी यहां से हमें पता चला कि बच्चे 7 लड़के 3 आदमियों के बराबर है। ठीक है, बहुत अच्छा तरीका है। 3 आदमी 7 लड़कों के बराबर है, ऐसा मुझे यहां से पता चला। अब मुझे एक बात बताइए, हमें जब ये पता था कि 3 आदमी और 4 लड़के मिलकर 8 दिनों में 264 रुपये कमाते थे, तो 3 आदमियों की जगह मैं क्या रख सकता हूं? 7 लड़के रख सकता हूं ना? बिल्कुल रख सकता हूं। तो ध्यान से देखो, 7 लड़के तो ये, 4 लड़के ये, 7 और 4 11 लड़के। याद रखना, ये मैंने अब बॉय बना लिए, बॉय, या मैं लड़के लिख देता हूं, लड़के। देखो ये बात फिर बता रहा हूं, 3 आदमी 7 लड़कों के इक्वल है। 3 आदमियों की जगह 7 और लड़के, 7 लड़के और 4 लड़के, कितने लड़के? 11 लड़के। कितने दिन में बेटा? 8 दिन में। कितने रुपये कमाते थे? 264 रुपये कमाते थे। कितना धन कमाते थे? 264 रुपये कमाते थे। अब ये आपसे क्या पूछ रहा है कि 315 रुपये कितने दिन में कमाएगा? कौन? 6 आदमी और 7 लड़के मिलकर। देखो 6 आदमियों को भी आप लड़कों में कन्वर्ट करिए। जब 3 आदमी 7 लड़कों के बराबर, तो 3 दूनी 6, 6 आदमी 7 दूनी 14 लड़कों के बराबर होंगे। 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, यानी 14 लड़के तो ये, 7 लड़के ये, 14 और 7 कितने लड़के? 21 लड़के। अब देखो कितना प्यारा सवाल है। 11 लड़के 8 दिनों में 264 रुपये कमाते हैं, तो बताइए 21 लड़के 315 रुपये कितने दिनों में कमाएंगे? तो मैं इसको एरो से आपको समझाऊंगा। देखिए, जो पूछा गया हो उसका एरो नीचे करिए, और जो धन होता है उसका एरो हमेशा नीचे होता है, और बाकी सब का एरो ऊपर हो जाता है। अब देखिए, ये 8 ऐसे का ऐसा आएगा गुणा में 200, जिसका एरो नीचे को हो जाता हो, रुपयों का कीमत जो होती है ना, चाहे वो किराया हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो इनकम हो, सभी का एरो हमेशा नीचे होगा। जिसका एरो नीचे हो जाएगा बाबू, वही उल्टा लिखा जाता है। 264/315 को 315/264 लिखेंगे, गुना में 11/21, ऐसे का ऐसा ही लिखा जाएगा। ठीक है बच्चे, अब आप इसको जल्दी से सोल्व करिएगा। आप इसको जल्दी से अब सोल्व करिए। 8 से डिवाइड करिए इसको तुम। 8 तिया 24, 8 तिया 24, 11 तिया 33, जल्दी से काटिएगा। 21 तिया 63, और 63 पंजे कितना हो जाता है? 63 पंजे कितना बन जाएगा तुम्हारा? 5 तिया 15, और 5 अंक 30 1 31। बिल्कुल मेरे बाबू, 5 दिन बचेगा जो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था इस सीरीज का, सवाल नंबर 6। सभी लोग इसको जरूर तैयार कर लेना भाई। जो भी यूपी सब इंस्पेक्टर की भर्ती में बैठेगा, या उत्तर प्रदेश की किसी भी भर्ती में बैठेगा, जैसे कि दिल्ली पुलिस में भी वैकेंसी अभी परीक्षा आएगी है ना, यानी कि यूपी पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो, तो सारी सीरीज आप देखकर जाया करिएगा। ठीक है ना, जरूर कुछ ना कुछ आपको सहायता उसमें से मिलेगी। आइए इसी के साथ आज की क्लास का सवाल नंबर 7 हम देखेंगे। आज की क्लास का सवाल नंबर 7 हम देखेंगे, और अब मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज का एक क्वेश्चन पढ़ाता हूँ जिसमें बहुत लोगों को डाउट होते हैं, है ना। मैं आपको उसका एक ऐसा जुगाड़ बताता हूँ। जल्दी से सवाल नंबर 7 स्क्रीन पर लगा दीजिए, और सवाल नंबर 7 आपका है ये रहा। 37,830 रुपयों को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए। सवाल नंबर 8 कहता है 37,830 रुपयों को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए। ए, बी और सी 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि बाबू 5% वार्षिक की 5% वार्षिक की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। सभी लोग कमेंट करके अपना बाबू आंसर दे दिया करो। ठीक है, फटाफट सोल्व कर लिया करो। स्क्रीन पर सवाल लगा हुआ है, ठीक है ना। मैं तो समझाता हूँ, अगर किसी बच्चे को सवाल आता हो जल्दी जल्दी से सोल्व करके कमेंट बॉक्स में ना आंसर टाइप कर दिया करो। और सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, जल्दी से सभी प्यारे बच्चे क्लास लाइक कर दीजिए, और शेयर करना मत भूलना। ठीक है ना, शेयर करना मत भूलना। चलिए, बहुत जल्द मैं बिहाइंड द सीन्स लेकर आऊँगा आपके लिए। ठीक है, बहुत जल्द मैं आपके लिए बिहाइंड द सीन लेकर आऊँगा। चलिए, तो 37,830 रुपयों को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि 5% वार्षिक
चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा इनके 2 साल, 3 साल और 4 साल के चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर हो। ध्यान से सवाल सुन लीजिए बाबू, पहले ही बता रहा हूं बड़ा काम का सवाल है। ये कुछ पैसा दे देगा, कहेगा 37,830 रुपयों को 3 हिस्सों में इस प्रकार बांटिए कि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इस धन के 2 साल, 3 साल और 4 साल के क्या बराबर हो? मिश्र धन बराबर हो। ये काम की चीज है बाबू, क्या बराबर हो? मिश्र धन बराबर करने हैं। साधारण ब्याज का तो बड़ा आसान होता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन बराबर करने हो 2 साल बाद, 3 साल बाद और 4 साल बाद। तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, डायरेक्ट इसका टेक्निक बताता हूं, चैप्टर का कंसेप्ट नहीं बताऊंगा, इस सवाल को करने का जुगाड़ दूंगा बड़ा प्यारा। देखिए ध्यान से, 5% का फ्रैक्शन होता है बाबू 1/20, 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। अब चक्रवृद्धि ब्याज है, 20 पे 1 का ब्याज लगा तो 20 रुपये के कितने बन जाएंगे? 20 के बन जाएंगे बेटा 21/20। अब इस 21/20 को आप उल्टा करिए और क्या लिखिए, इसको आप 20/21 लिखिए। क्या लिखिए? 20/21 लिखिए। अब देखो यहां 2 साल है तो इसकी पावर में आप 2 लिखिए, अनुपात। यहां 3 साल है तो 20/21 की पावर में 3 लिखिए, ठीक है। यहाँ अनुपात है, अनुपात में यहाँ 4 साल है तो यहाँ 20/21 की पावर में क्या लिख दीजिए? 4 लिख दीजिए, ठीक है। या फिर मैं आपको ऐसे लिखोगे, अब इसकी पावर में 2 है, इसकी पावर में 2 है तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा मेरे बच्चे कि 20/21 की गुना यहाँ कितनी बार होगी? 2 बार होगी। चलिए अनुपात, यहां 20/21 की गुना कितनी बार होगी? 3 बार होगी। 20/21, 20/21, 20/21, मैं पूरा बता रहा हूं आपको, बड़ी अच्छी टेक्निक है। और यहां समय 4 साल है तो बाबू यहां 20/21 की गुना कितनी बार होगी? कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं पक्का प्रोमिस से कह सकता हूं, कोई भी कंफ्यूज नहीं हो सकता। यहां 4 बार है तो 4 साल है तो 4 बार गुना करिए। अब ये बाबू अनुपात है, ये क्या है? ये मेरे बच्चे रेशो है। ये क्या है? ये अनुपात है। ये देखो कटेंगे आपस में, इन 20/21 2 से, 2 20/21 से, 2 20/21 यहाँ खत्म और 2 20/21 यहाँ खत्म। तो यहाँ क्या बचा? यहाँ तो बेटा 1 बचा अनुपात में, रेशो। यहाँ क्या बचा? 20/21 बचा अनुपात में। यहाँ क्या बचा? 20 × 20 400 और यहाँ 21 × 21 441 बचा। यहाँ तक बताओ कोई भाई, कुछ नहीं करना, 5% को 1/20, वृद्धि हो गई है, 20 में 1 जोड़ो 21/20, उल्टा कर दो। 2 साल हो तो 2 बार गुना, 3 साल के नीचे 3 बार गुना, 4 साल के नीचे 4 बार गुना, ठीक है ना। और इसको बस आपस में काट दीजिए। अब ये बचा। अब 3 ऐसे अनुपातों को एक सिंगल अनुपात में कैसे बनाया जाता है? इन ऐसे खतरनाक से अनुपात को एक सिंपल वाले रेशो में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो मैं आपको भी बताता हूं। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात बाबू, कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको ध्यान से सुनिए। इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लो। 441 आएगा, यहां भी 441 की गुना कर दो, बहुत अच्छे। यहां भी 441 की गुना कर दो जी, और बाबू यहां भी 441 की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 441 से 441 खत्म हो जाएगा, 21 से 441 काटोगे तो 21 बार पढ़ा चलेगा। और यहाँ क्या होगा? 441 अनुपात 21 दूनी 42 420 अनुपात, और यहाँ जाएगा आपका 400। यहाँ क्या आ जाएगा बाबू? आपका 400 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब आपको कुछ नहीं करना, ये जो पैसा आपको दिया गया था ना, इसको इस वाले अनुपात में बांट दीजिए। और ये आपको यही पूछ रहा है कि तीसरा भाग कितना होगा, तीसरा भाग बताना है आपको, ठीक है बाबू। तो इस सब को जोड़िए और इसके नीचे लिख दो, यानी इस हिस्से को इस अनुपात में बांटो। तो 4 4 8 1200, 1240 60 61, ये आएगा बेटा 1261 आएगा। इन सबको जोड़ोगे तो आप, ठीक है ना भाई। देखो 41 और 20 एक साथ जोड़ लो, 61 हो जाएंगे। 400 400 400 1200 1261 हो जाएगा। अभी 1261 से इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो कितनी बार तुम्हारा पढ़ा चलेगा बाबू? 30 बार आपका पढ़ा चल जाएगा, ठीक है। 36 18 3 दूनी 6 1 7 3 एकम 3, बिल्कुल सही है।
3 बार पाड़ा चलेगा, 0 लग जाएगी तो ऊपर 30 आ जाएगा, यानी उसका धन मेरे धन का 30 गुना। अब 30 की गुणा इसमें कर दोगे पहला हिस्सा, इसमें कर दोगे दूसरा हिस्सा। उसने कहा था तीसरा भाग बताइए, तो 400 गुणा 30 करोगे तो मेरे बच्चे मैं यही लिख देता हूं 12,000 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ये आज की सीरीज का 8वां क्वेश्चन था और चक्रवर्ती ब्याज का बड़ा खूबसूरत सा सवाल था। सभी लोग इसे नोट कर लीजिए बड़े ध्यान से। चलिए इसी के साथ जल्दी से कॉपी पे नोट कर लो बाबू, जल्दी से सवाल नोट करिए। इसके बाद मैं आपको सवाल नंबर 9 पढ़ाऊंगा। सवाल नंबर 9 समय कार्य का बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए सवाल नंबर 9 क्या कहता है। सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए जल्दी से, अगर अच्छा लग रहा हो क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। सवाल नंबर 9 क्या कहता है। ए तथा बी दो लड़के हैं, ए तथा बी दो लड़के हैं जो किसी कार्य को 24 दिन और कितने 12 दिनों में कर सकते हैं। 24 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए, बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये कहता है ए और बी ने एक साथ काम शुरू किया और वे 3 दिनों के लिए काम करते हैं, उसके बाद शेष काम सी अकेला करता है। बताइए सी ने कितने दिनों के लिए काम किया, सी ने कितने दिनों के लिए काम किया। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर टोटल वर्क निकालना होगा कि भाई टोटल काम है कितना, और इनकी एफिशिएंसी निकालनी होगी कि कौन व्यक्ति एक दिन में कितना कार्य करता है। इसी को तो एफिशिएंसी कहते हैं ना, कि भाई टोटल वर्क कितना है पहले तो ये निकालेंगे, और दूसरा क्या निकालेंगे, इनकी एफिशिएंसी कितनी है। तो देखिए बड़े ध्यान से देखो भाई, इन तीनों का काम शुरू करा दो ए बी सी का। तो सबसे पहले 24, 12 और 4 का एलसीएम लीजिए। 24, 12 देखो काम कैसे निकाला जाता है। ऐसी छोटी से छोटी संख्या लो जो इन तीनों से कट जाती हो, वो टोटल वर्क मान लिया जाता है। और ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए, वो उनका एलसीएम होती है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होती है। तो इन तीनों का एलसीएम मेरे बाबू नॉर्मल है, 24 आ जाएगा। आइए जरा, यानी टोटल काम 24 है। अब देखो आप जरा इसको देखो, 24 से कम 24, भाई 24 काम टोटल है। ए 24 दिनों में करता है, रोज एक करता होगा 24, ए कम 24। ऐसे ही 12 दूनी 24, भाई बी 12 दिनों में कर देता है कितना काम, 24 काम। तो रोज तो 2 काम करेगा ना, 12 दूनी 24। और बेटा तीनों मिलकर 4 दिन में कर देते हैं, यानी 4 छिके 24, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 6 कुर्सी बनाते हैं। जिस बालक ने ये चीज समझ ली, समय कार्य तो इसी के ऊपर डिपेंड है बाबू, टोटल काम और सबका एक एक दिन का काम। अब ए तो बनाता है रोज 1 कुर्सी, बी बनाता है रोज 2 कुर्सी, और बेटा तीनों मिलकर बनाते हैं रोजाना कितनी कुर्सी, 6 कुर्सी। क्योंकि ये 4 दिन तीनों के हैं ना कि एक के, ये याद रखना। तो ए का बी का एक दिन का काम जोड़ो तो 3 आएगा। देखो ए और बी का एक दिन का काम जोड़ो तो 2 और 1 3 आएगा। लेकिन अगर सी भी इनके साथ आ जाए तो 3 की जगह कितना हो जाता है, 3 की जगह मेरे बाबू 6 हो जाता है। यानी ए तो रोजाना करता है 1 काम, बी रोजाना करता है मेरे बाबू 2 काम, और सी रोजाना कितना करता है, रोजाना 3 काम। जब ही तो तीनों मिलकर 6 काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का 6 काम। अब ये कहता है ए और बी ने 3 दिन तक काम किया, जरा बताना ए बी का 3 दिन का काम कितना होगा भाई। ऐसे ही है ना, ए बी ने 3 दिनों तक काम किया, ए बी का 3 दिन का काम। भाई देखो ए और बी एक दिन में 3 ही तो काम कर सकते हैं दोनों मिलकर, तो 3 दिन में 3 तिया 9 काम कर देंगे, 3 तिया 9 काम पूरा कर देंगे। यानी 24 में से 9 काम पूरा हो गया। बच कितना गया, 15। कितना बचा बच्चे, 15 काम शेष बचा। शेष कार्य कितना बचा, 15 बचा। अब ये शेष काम कौन करेगा, सी करेगा। अब सी एक दिन में कितना काम करता है, सी एक दिन में मेरे बाबू 3 काम करता है। तो 15 काम करने में सी को कितने दिन लगेंगे, 5 दिन। आंसर आ गया, 5 दिन लगेंगे। यानी सी सारा काम कितने दिन में कर देगा, 5 दिनों में कंप्लीट कर देगा। तो चलिए इसी के साथ, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था बाबू, ठीक है। सभी लोग अपनी कॉपी पे जल्दी से नोट कर लीजिएगा, जल्दी से सभी प्यारे बच्चे कॉपी पर अपना सवाल नोट कर लीजिए। बिल्कुल मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा, और एक क्वेश्चन और पढ़ाऊंगा, सवाल नंबर 10। इस क्लास में मैं 10 क्वेश्चन रखूंगा आपके, ठीक है ना। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं करेंगे,
10 क्वेश्चन मैं आपके लिखूंगा। चलिए मैं अगला सवाल आपके लिए दे देता हूँ। सभी लोग सारी की सारी क्लास देख लो। मेरी आज ये गणित की 8वीं क्लास है और इससे पहले मैं 7 क्लास कंप्लीट करके आज 8वीं क्लास पे आ गया हूँ अपनी, ठीक है ना। धीरे धीरे मैं अपनी क्लासें रिकॉर्ड करके आपको दिखाता रहता हूँ। सभी लोग एक एक सवाल ध्यान से पढ़ना। मैं फिर कह रहा हूँ बाबू, काम आएंगे, याद रखना, ठीक है। प्यार मोहब्बत सिर्फ धोखा है, पढ़ लो अभी मौका है। याद रखना ये बात भाई, बड़े काम की बात है। प्यार मोहब्बत एक धोखा है, पढ़ लो अभी मौका है। आइए इसी के साथ चलते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। एक आदमी 20 किलोमीटर की दूरी को, आखिरी क्वेश्चन देखिए जल्दी से फटाफट। एक आदमी 20 किलोमीटर की दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। बहुत अच्छे। इसके बाद वो दौड़ कर तय करता है। ये तो 20 किलोमीटर की दूरी दौड़ कर तय करता है। कितने मिनट, कितनी रफ्तार से? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इसके बाद वो गाड़ी के द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और इसके बाद वो बस के माध्यम से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 350 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये मैंने ऊपर नीचे क्यों लिखे? क्योंकि ये आपसे अभी पूछ रहा है इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताइए। बिल्कुल, इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताइए। एवरेज स्पीड क्या होती है बाबू? एवरेज स्पीड क्या होती है? चली गई कुल दूरी बटे लगा कुल समय। चली गई कुल दूरी बटे टोटल टाइम टेकन, है ना। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। चली गई कुल दूरी बटे लगा कुल समय, बटे में लगा कुल समय, टोटल टाइम टेकन। अभी चली गई कुल दूरी कितनी है? अरे यहां से जोड़ लो ना, 120 और 20 कितना? 120 और 20 140, और 140 और 350 टोटल कितनी आ गई है? 490 किलोमीटर। भाई टोटल टाइम टेकन, सॉरी चली गई कुल दूरी तो मैंने जोड़ ली 120 और 20 140, और 140 और 350 490 किलोमीटर। चली गई कुल दूरी तो मेरे पास है, लेकिन लगा कुल समय ये आपको नहीं देगा, वो खुद ज्ञात करना होगा। सभी लोग जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। टाइम इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दूरी को जब चाल से भाग दिया जाता है तो टाइम निकल करके आ जाता है। यानी कुछ टाइम उसको यहाँ लगा, कुछ टाइम उसको यहाँ लगा, और कुछ टाइम उसको यहाँ लगा। तीनों को जोड़ दो, लगा कुल समय मिल जाएगा। 5 चौक 20, 4 घंटे, 40 तिया 120 बाबू 3 घंटे, 50 सते 350 यानी 7 घंटे, यानी 7 और 3 10 और 4 14 घंटे उसको टोटल लगे। कितने घंटे लगे? 14 घंटे उसको यहाँ पर टोटल लगे। यही तो आपका सवाल है बाबू, यही तो आपका जवाब है। देखो किलोमीटर बटे घंटा, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा में आपका आंसर आएगा। और 14 से इसे भाग दे दो, 7 दूनी 14, 35 आ जाएगा पूरा। वैसे काट लो, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 70 काटोगे तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया? 35 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो चली गई कुल दूरी का क्या मतलब है? ये फॉर्मूला क्या है? अरे चाल बराबर क्या होता है? देखो केवल चाल देखो, औसत मत देखो। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, लेकिन यहां पर दूरी को तोड़ के दे रखा है। कुछ यहां, कुछ यहां, कुछ यहां, हम जोड़कर लिखेंगे चली गई कुल दूरी। और टाइम भी अलग अलग दे रखा है, तोड़ करके हम जोड़ के पूरा लिखेंगे लगा कुल समय। इससे आपकी क्या निकलेगी? औसत चाल निकलेगी, एवरेज स्पीड निकलेगी। ठीक है बाबू। और ये हमारी क्लास के 10 सवाल यहाँ पूरे हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने क्लास ध्यान से देखी होगी, और जिस बच्चे ने पूरी क्लास ना देखी हो पीछे बैक करके पूरी क्लास देख लीजिए। और अब मैं आपको अलविदा कहता हूँ। अब हम मिलते हैं कल बाबू, कल भी क्लास होगी। ठीक है, सभी लोगों से मेरा अनुरोध है सारी की सारी क्लासों को देख लेना बाबू, बहुत काम आएंगी सारी की सारी क्लास। ठीक है बच्चे, अभी मैं अलविदा कहता हूँ, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। सभी लोग क्लास को लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। गुड बाय, टेक केयर।